नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त हो चुका है दंगल का। कश्मीर में आतंकियों की कमर टूटी है, ये आंकड़े बता रहे हैं। आज भी 5 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। इसी हफ्ते आतंकवादियों के साथ तीसरी मुठभेड़ में 14 दहशतगर्दों को धराशायी किया गया। लेकिन सुरक्षा बलों की इस कामयाबी के बीच यह सवाल फिर गूंजा है कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ कब मिलेगा। सोमवार को कश्मीर के एक सरपंच अजय पंडिता की हत्या कर दी गई। 17 साल पहले कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था। उसके बाद किसी कश्मीरी पंडित पर इस तरीके का यह पहला हमला था। अजय पंडिता का परिवार 1990 में कश्मीर छोड़ने के बाद 1996 में वापस लौटा था और तमाम मुश्किलों के बावजूद वहां डटा हुआ था। ऐसे में अजय पंडिता की हत्या एक बहुत बड़ा झटका है। अजय पंडिता की बेटी नियंता उर्फ शीन आज हमारे साथ। वो बार बार कह रही हैं कि मेरे पापा का बदला लिया जाना चाहिए। उनसे हम सीधी बात करेंगे और बताएंगे आपको दंगल में और हमारे साथ कौन कौन से आज मेहमान होंगे। लेकिन उस बातचीत के पहले आपको यह पूरी रिपोर्ट देखनी चाहिए। आतंक के खिलाफ महाअभियान में भारत के जांबाजों ने एक बार फिर बड़ी कामयाबी हासिल की। एक हफ्ते में तीसरे एनकाउंटर में आतंक के 5 चेहरे मिटा दिए गए। इस हफ्ते के तीनों एनकाउंटर दक्षिण कश्मीर के शोपियां में हुए हैं और इस बार आतंक की कब्रगाह बना है शोपियां का शुगु हंदवाह इलाका। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, जिसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ और बाद में मुठभेड़। अगर एक हफ्ते की बात की जाए, शोपियान में ये तीसरी मुठभेड़ है सुरक्षा बलों और मिलिटेंटों के बीच में। शनिवार को हुई मुठभेड़ में 9 मिलिटेंट 2 अलग अलग जगहों पर मारे गए थे। सुरक्षा बलों की तरफ से फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान भी जारी है। इस एनकाउंटर की बिसात बीती रात को बिछाई गई थी। सुबह 5:30 बजे आतंकियों से पहला संपर्क हो सका था। मारे गए आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। आज 10 जून को 5 आतंकवादी ढेर किए गए। 8 जून को 4 आतंकियों का खात्मा हुआ था। 7 जून को 5 आतंकवादी मारे गए थे। 2020 में तकरीबन 100 आतंकवादियों को ढेर किया जा चुका है। पिछले 2 हफ्ते के अंदर 9 बड़े ऑपरेशन हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान और इसकी एजेंसीज रजौरी पुंछ, इंटरनेशनल बॉर्डर और कश्मीर की जो सीमा है, चारों तरफ से अपने आतंकियों को धकेलने की ताक में जहां पर रहती है। आतंक के खिलाफ कश्मीर में जब ऐसी कामयाबी मिली तो वहीं सोमवार को आतंकियों ने भी कश्मीर में सरपंच रहे अजय पंडिता की हत्या की थी। ये सिर्फ हिंदुओं की है, इनको बोलो यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ। 1990 के दौर में कश्मीर में हिंदू सरपंच अक्सर निशाने पर आते थे। लंबे समय बाद कोई हिंदू सरपंच आतंक का शिकार बना है। आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में हिंदू सरपंच निशाने पर है। ये बात खुद अजय पंडिता ने तकरीबन 6 महीने पहले कही थी। कश्मीर में आतंक के खिलाफ कड़े अभियान के बावजूद अभी बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। ये बात अजय पंडिता की हत्या से साबित होती है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ गौरव भाटिया होंगे, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ राजीव त्यागी होंगे, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर होंगे, जो कि पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, कश्मीर से आते हैं। और हमारे साथ सुशील पंडित हैं, वो रूट्स इन कश्मीर के साथ जुड़े रहे हैं, वो भी कश्मीर से आते हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। लेकिन आप चारों से हम बात करें उसके पहले हमारे साथ नियंता उर्फ शीन इस वक्त मौजूद हैं। शीन का परिचय आपको दे दें। वो कश्मीर में लुकबवन गांव के सरपंच अजय पंडिता, जिनको मार दिया गया, उनकी बेटी हैं। और आज इस परिस्थिति के बावजूद वो हमारे साथ बात करने को तैयार हुई हैं, इस कार्यक्रम में आई हैं, इसलिए क्योंकि वो चाहती हैं पूरे देश तक उनकी आवाज पहुंचे। शीन, धन्यवाद आपका आने के लिए। हम भी चाहते हैं कि आपकी आवाज देश के लोगों तक पहुंचे, देश की सरकार तक पहुंचे। आपके पिता ने सरपंच बनने के बाद सुरक्षा मांगी थी शीन, उनको धमकियां मिलती थी, या फिर क्या था जो उनकी हत्या की वजह बना? आप बताएंगे आज देश को। सर, जब मेरे पापा ने सिक्योरिटी मांगी थी, अब कोई इंसान बेफालतू तो सिक्योरिटी मांगता है नहीं। जब तक कोई डर ना हो, जब तक एक थ्रेट ना आई हो, कुछ कभी मतलब पापा जो थे वो ऑब्वियसली फैमिली के लिए तो हर कोई डर जाता है,
तो उन्होंने जब सिक्योरिटी मांगी, किसी रीजन से ही मांगी। एंड दूसरी बात, जब वो सरपंच इलेक्ट हुए तब गवर्नमेंट की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, तो क्यों नहीं की? वो जो चीज उनको मिलनी चाहिए वो भी वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी नहीं मिली। गलती किसकी? ऑब्वियसली गवर्नमेंट की। फिर ये कहते हैं कि देश के लिए कोई ये नहीं करता, देश के लिए कोई ऐसे नहीं करता, देश के लिए कोई वैसे नहीं करता। जो देश के लिए करता है उसको भी कुछ नहीं मिलता, तो क्या फायदा सर? इसी वजह से तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। अगर आज पापा का बदला भी नहीं लिया गया तो क्या क्या एग्जाम्पल पड़ेगी देश पे? पहली बात, जो उनको मिलना चाहिए था वो मांग रहे थे, मांगने के बाद भी उनको मिला नहीं। अब इससे ज्यादा मैं क्या प्रूव करूं? इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं इंडिया को? उन्होंने अपने नाम के आगे भारतीय लगा दिया। उन्होंने कहा, जब वो मेरे को कहते थे, शीन अगर कभी भी मुझे कुछ होगा ना, मेरी आइडेंटिटी ही इंडिया होनी चाहिए। अपने नाम के आगे तभी भारतीय लगा दिया उन्होंने। इतना प्यार करते थे इंडिया से। वो कोई सोल्जर नहीं थे, वो कोई मतलब उनको कोई मतलब एक होता है ना कि तुम जब आर्मी में जाते हो, तुम पुलिस ऑफिसर बनते हो या फिर ऐसा कोई काम करते हो, तो तुम्हें पता होता है तुमने जान हथेली पे खुद लाई है, तुम्हें इंडिया को सर्व करने के लिए तुम खुद आगे आए हो। मेरे पापा तो इनमें से, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग कुछ नहीं थे, वो लोग बहुत 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 ब्रेव लोग हैं और मैं उन लोगों पे बहुत प्राउड करती हूँ, बहुत ज्यादा। अब तो और ज्यादा, बहुत ज्यादा। लेकिन एज अ सरपंच, एक सरपंच, अच्छा ऐसे भी तो गांव में सरपंच होते हैं ना, कितने सारे सरपंच होते हैं। उनका काम क्या होता है? वो अपने गांव को देखते हैं, संभालते हैं, जो होता है उधर ही होता है। फिर अगर उनको थ्रेट आई, कोई कुछ करता है, उनका एक सिग्नेचर चाहिए होता है ना, बस एक सिग्नेचर से उनका काम हो जाता है। वो सिग्नेचर कर देते हैं। पापा ने इंडिया से प्यार किया, सिर्फ अपने एक छोटे से गांव से प्यार नहीं किया, उन्होंने पूरे इंडिया से प्यार किया। उन्होंने पूरे इंडिया के लिए जो वो करना चाहते थे। अगर मैं कह रही हूँ, अगर मेरे पापा अभी जिंदा होते ना, ऑब्वियसली मेरे पापा के जैसे काम थे ना, मेरे पापा के जैसे कर्म थे, वो बहुत आगे जाते और वो इंडिया को सर्व करते, कभी पीछे नहीं हटते, कभी भी नहीं हटते। अभी भी देश की सेवा ही कर रहे थे शीन, अभी भी सेवा ही कर रहे थे देश की। सर देश की सेवा कर रहे थे, देश उनकी सेवा कब करे? सेवा की बात भी नहीं है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिटिल बिट रिस्पॉन्सिबिलिटी, छोटी सी रिस्पॉन्स। मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई बड़ा सा ये बना रही हूँ कि भाई हाँ देयर वाज समवन जो करना है। मैं मानती हूँ कि आर्मी ऑफिसर्स भी यही करते हैं, पुलिस वाले भी यही करते हैं, मानती हूँ मैं, अच्छी तरह मानती हूँ मैं कि उनका भी ऐसा ही लाइफ होता है, उनके भी, वो भी अपनी जान हथेली पे लेके घूमते हैं। बट सर हम हर कोई सिविलियन ये सब करने की हिम्मत नहीं करता है। मेरे पापा कश्मीर में कश्मीरी पंडित जाने से कितना कतराते थे। वो वहां गए ही नहीं, उन्होंने वहां पे सर्व किया, वो जितना कर सकते थे उतना किया, उससे ज्यादा करना चाहते थे वो, जितना उन्होंने अभी तक किया है उससे ज्यादा कितना। मेरे को पता है ना, मेरे से बात करते थे ना, मैं जानती हूँ वो उस छोटे से गांव लुकभवन से कश्मीर तक, कश्मीर से स्टेट तक, स्टेट से पूरे इंडिया में उन्होंने कितनी प्लानिंग कर रखी थी, मैं क्या क्या करूंगा, मैं ऐसे करूंगा। शीन तब तक तू भी बड़ी हो जाएगी ना, तू भी IAS ऑफिसर बनना, हम दोनों मिलके करेंगे, जो करेंगे साथ में करेंगे। अब मैं क्या बोलूं, क्या करूं? इतनी रिक्वेस्ट है ना मेरी गवर्नमेंट से कि उन लोगों को ढूंढो। जो एक तो पहले मुझे एक बात बताओ, जिन्होंने ये किया उनको इतना डर भी नहीं, उन्होंने सामने आके बोला हाँ हमने किया, हाँ हमने, TRF ने सामने आके बोला हाँ हमने किया है जो किया है। मैं भी, चलो मेरा चैलेंज छोड़ो, चैलेंज तो उन्होंने इंडिया को थ्रो कर दिया, भाई हमने किया जो किया है। अच्छा मेरे पापा, अगर मैं मान लेती हूँ मेरे पापा एक सरपंच थे, चलो जो भी छोटे से गांव के सरपंच थे, क्या जरूरत पड़ी TRF को उनको मारने की? भाई शेर के शिकार के लिए शिकारी भी वैसा ही चाहिए होता है ना। लगता है शीन, आप उस गांव के आखिरी कश्मीरी पंडित परिवार, उनको इसलिए मारा गया कि वो कश्मीरी पंडित थे या इसलिए कि वो सरपंच बन गए थे, चुनाव लड़ लिया था उन्होंने? सर हर्ट तो यही कर रहा है ना सबसे ज्यादा,
कि उन्हें इसीलिए मारा गया क्योंकि वो एक पंडित थे। इनफैक्ट मैंने सोशल मीडिया पे मैसेजेस पढ़े, पहले तो उन लोगों के पढ़े ऑब्वियसली जिन्होंने मेरे पापा को अप्रिशिएट किया, थैंक यू। दूसरे वो भी आ रहे थे जो कह रहे थे यस अच्छा हुआ, नो हिंदू कैन रूल अस, नो कश्मीरी पंडित विल बी देयर इन कश्मीर, देयर इज नो कश्मीरी पंडित हु विल रूल ओवर कश्मीर। पहली बात तो ये, मेरे पापा रूल नहीं कर रहे थे, उनकी वो मेंटालिटी नहीं थी कि वो रूल करे। ही वॉज देयर फॉर सर्विंग द कंट्री, ही वॉज सर्विंग द कंट्री, वो सेवा कर रहे थे, वो कोई रूल नहीं, उनका कोई मेंटालिटी रूल वाला नहीं था। और दूसरी बात ये, उन इंसानों को ढूंढना अब इस कंट्री का फर्ज है, वो सच में है इस कंट्री का फर्ज। अगर मैं नहीं डरती, मैं बच्ची हूं ना अभी, मैं नहीं डरती तो इस कंट्री में कितने जवान हैं, हमारे कितने मिनिस्टर्स हैं, वो क्यों डरे भाई? इंडिया क्यों डरे किसी से? इंडिया ने इतने महान महान लोगों को जन्म दिया, इतने निडर लोगों को जन्म दिया है, क्यों डरे इंडिया वाले किसी से? ऐसे तो बड़े सारे नेशनलिटी बोलते हैं हम इंडियन है, इंडियन बोलने में तो ज्यादा फक्र आता है ना इंसान को, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी नहीं डरता किसी से। हम अगर, और सबको पता है सर, पूरे वर्ल्ड में किसी के पास मैकेनिकल पावर है, किसी के पास कुछ है, न्यूक्लियर पावर, इंडिया के पास सर मैन पावर इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम निडर हैं, हम सीना ठोक के आगे आते हैं, बोलो भाई क्या करोगे, जो करना करो, यहाँ खड़े हैं, तो क्यों डरे इंडिया वाले किसी से? डरना वरना किसी से नहीं होता है। 370 को हटे हुए काफी समय हो गया, कहा गया था कि 370 हटेगी तो कश्मीरी पंडित वापस आ सकेंगे, बच सकेंगे। इसके बाद आपको लगता है वापसी के हालात हैं कश्मीरी पंडितों की? सर पहली बात तो ये, मेरे बाबा ने 370 के हटने का वेट किया नहीं, पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, ही वॉज अ ब्रेव पर्सनालिटी, सो एम आई। 370 जब हटा भी तब भी मैंने पापा को बोला पापा 370 हट गया, एंड ही वाज लाइक सो व्हाट, एक आर्टिकल ही तो था, हट गया तो ठीक है, अगर कुछ अच्छा हुआ तो हम खुश हो जाएंगे, नहीं हुआ तो वी आर देयर फॉर द कंट्री। उनको ये सब नहीं था दिमाग में कि 370 हटा ये वो। और सर रही बात कश्मीरी पंडित्स के वहां जाने की या फिर वहां सेफ होने की, पहली बात तो ये, निडर हम है, पापा निडरता से वहां गए, वहां रहे, वहां सर्व किया, हम सब भी, हमारी पूरी फैमिली है वहां पे, और अभी भी जाएंगे वापस, हम डरते वरते किसी से नहीं है, हमारा घर है वो, हमारी मदरलैंड है वो, क्यों नहीं जाए वापस। और रही बात सेफ्टी की, सर सेफ्टी ये प्रोवाइड, सर एक बात है, जो गवर्नमेंट होती है, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो किस लिए है? इंडिया को संभालने के लिए ना, वहां के लोगों को संभालने के लिए ना, उनकी सेफ्टी के लिए ना। हम तो निडरता से जाएंगे, हम नहीं डरते, हम तो आएंगे आगे, फिर सेफ्टी उनके हाथ में, उनको प्रूव करना हम सेफ रखेंगे। हम तो बिना 370 के हटने से पहले भी चले गए, हमें कोई डर नहीं लगा। सेफ्टी सर, पापा ने सिक्योरिटी मांगी भी, उनको तब भी नहीं मिली, लेकिन हम वापस कहाँ आए, वापस आए क्या कि हम नहीं भाई हमें सिक्योरिटी नहीं मिली हम वापस आ जाएंगे, वो तब भी रहे। ब्रेवरी थी, सिक्योरिटी उनका काम है। नहीं, अब जब ये हो गया तब भी डर नहीं लग रहा आपको? डर सर, सामने बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ, मैं डरती वरती किसी, ना मेरा बाप किसी से डरता था, ना मैं किसी के बाप से डरती हूँ। यहाँ पे मैं अभी भी बोल रही हूँ, कश्मीर तो वापस जाएंगे। और मैं ये भी कह रही हूँ, पहली बात तो ये, अगर पहली बात मेरे पापा को जहां शूट किया गया, जहां उनके साथ ये इंसिडेंट हुआ, वहां जाके चेक कराओ। वहां हमारा गांव लुकबवन है, अनंतनाग साइड पे पड़ता है, डूरू डिस्ट्रिक्ट है, वहां चेक कीजिए, उसके आजू बाजू जितने गांव है वहां चेक कीजिए, वहां देखिए क्या कौन है क्या है, पता कीजिए लोगों से। पहली बात तो मेरे को इतना यकीन है, लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, क्योंकि हर एक में मेरे पापा जैसी ब्रेवरी नहीं ना होती है, लेकिन फिर भी कुछ तो होंगे ना हिम्मत वाले, कुछ होंगे थोड़े बहुत। इतनी उम्मीद रख सकती कि कुछ में, थोड़े बहुत लोगों में इंसानियत बची होगी। या फिर हमारी फोर्सेस है, उन्हें उनके इंटेलिजेंस के बेसिस पे भी तो लिया जाता है ना। यही टाइम होता है वो अपनी अक्ल लड़ाए, वो अपना दिमाग लगाए, वो यूं करके सब कुछ निकाले, इसी काम के लिए होती है। और अगर मैं कह रही हूँ, अगर वो डरते हैं, अगर उन्हें भी डर लग रहा है ना, मैं पहली बात मैं ये नहीं कहती कि हमारी इंडियन आर्मी डरपोक है, ब्रेवेस्ट, दे आर द ब्रेवेस्ट, बट स्टिल अगर किसी को ये लगता है ना कि हम वहां गए यहाँ गया होगा, मैं साथ हूँ, हमारा पूरा फैमिली साथ है, हम साथ चलेंगे, मैं तैयार हूँ, मेरे को साथ ले जाओ, मैं बताऊंगी कहाँ तलाशी करेंगे, मैं जहां जाओगे वहां मैं साथ चलूंगी, मेरी पूरी फैमिली चलेगी, हम डरते वरते किसी से नहीं है। और दूसरी बात सर शौक की बात तो ये है, टीआरएफ इंडिया को सामने आके बोल रहे हैं हाँ हमने किया है, हाँ हमने किया है, बोलो क्या कर लोगे,
जी कोई बात होती है कि बोलो क्या कर लोगे, हाँ हमने किया आपके है। पापा आपको आईएएस बनाना चाहते थे, आपने खुद बताया। आप कह रहे हो कि आप अपने पापा का बदला लेना चाहते हो। आपको नहीं लगता कि आपकी अपनी पापा को श्रद्धांजलि वही होगी जब आप उनका सपना पूरा कर दोगे, अफसर बन जाओगे? सर मेरे पापा का इसमें 2 पॉइंट अलग है। पहली बात, मेरे पापा का ड्रीम था कि मैं ऑफिसर बनूं, मैं कंट्री को सर्व करूं। उन्होंने मुझे बोला शीना यहाँ आई है ना तो यहाँ देना पड़ेगा, यूं ही नहीं किसी को हिंदुस्तान में जन्म लेने का मौका मिलता है। इंडिया इज नॉट द कंट्री ऑफ समवन एरा गैरा, इट इज द कंट्री ऑफ ब्रेवेस्ट पीपल, इट इज द कंट्री ऑफ प्राउड पीपल। यहाँ मैं नहीं कहती कि मैं कोई इतनी वो हूं कि भाई आईएएस जो भी अगर नहीं भी बन पाई सर, अगर मैं सिविलियन भी रही कुछ भी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर इंडिया। जान दे सकती हूं मैं, मेरे को डर नहीं लगता उसमें, बिल्कुल नहीं लगता। तिरंगे में लिपट के जाना हर एक के नसीब में नहीं लिखा होता। जब मैंने अपने पापा को देखा ना कि पहले तो उनको रखा जा रहा था तो मुझे लगा शायद जैसे तिरंगा उनके ऊपर रखा गया ना, मेरे दिल का इतना बोझ नीचे उतर गया ना कि मेरे को लगा मेरे पापा ने जो अचीव किया है ना वो हमारी फैमिली में आज तक कोई नहीं कर पाया। तिरंगे में आज तक कोई लिपट के नहीं गया, मेरे पापा गए। वो मेरे लिए सबसे प्राउड मोमेंट था। और अगर मेरी भी कभी ऐसी, अगर मैं भी कभी जाऊं ना तो मैं भी चाहूंगी मैं भी तिरंगे में ही जाऊं, यूं ही नहीं। मैं नहीं जाना चाहती, मुझे भी तिरंगा पसंद है, अपने देश का तिरंगा पसंद है, प्यार है मुझे अपने देश के तिरंगे से। और रही बात दूसरी, कि आपने कहा कि पापा का बदला, सर पापा ने कंट्री के लिए किया, बदला कंट्री को लेना है। मेरे लिए ड्रीम देखा कि मैं सर्व करूं, मैं बनूं, कश्मीर तो जाऊंगी, वो मेरे पापा का ड्रीम पूरा करना मेरा काम, मेरी फैमिली का काम, बदला पूरा करना कंट्री का काम। ये कंट्री का काम है क्योंकि पापा ने कंट्री को सर्व किया है तो कंट्री उनको वापस करेगी। शुक्रिया शीन, आज तक पर आने के लिए, इस परिस्थिति में भी हमसे बात करने के लिए और देश के सामने अपनी बात रखने के लिए। ये बहस का कार्यक्रम है। गौरव भाटिया, राजीव त्यागी, इफ्तिखार मिसगर, सुशील पंडित, आप सब लोग हमारे साथ इस समय लाइव मौजूद हैं। इस बेटी को आप सबने सुना है। इसको सुनने के बाद हिम्मत बचती है आप लोगों में से किसी की कि बहस करें और ये जताएं कि देखो हम तो कमाल कर रहे हैं, इस पार्टी ने ऐसा कर दिया था, उस पार्टी ने वैसा कर दिया था और हमने तो जाने क्या कुछ कर दिया है। और सुशील पंडित, किसी परिवार को यह भरोसा होगा वापस कि 370 हट गई, इतने महीने हो गए, अब हम जाके सुरक्षित वहां पे रह सकते हैं, जबकि ये बच्ची कह रही है कि मुझे डर नहीं लगता, मैं तो वापस चली जाऊंगी अभी भी अपने गांव में। रोहित जी, मन करता है कि इस बच्ची को सुनता रहूं। इसके एक एक शब्द में जो वेदना है और जो संकल्प है वो हम सब भारतीयों की आत्मा में घुसे। जिसने अपने पिता को 2 दिन हुए खोया है, 1 दिन हुए उसको अग्निदाह होते देखा है, उसके भीतर से एक एक शब्द जिस संकल्प के साथ, जिस साहस के साथ निकल रहा है, पूरे देश को वही सुनना है। उसके ऊपर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। किस बात पर बहस करें हम? किस बात का विवाद है? यह वह परिवार है, यह वह समुदाय है जो एक तरफ घृणा का पाठ है और दूसरी तरफ उपेक्षा का पाठ है। इन 2 पार्टों में पिस रहा है। घृणा उन इस्लामी आतंकियों की है जो हमारे अस्तित्व को मिटाना चाहते हैं। केवल हमको अपने घरों से, अपनी जमीन से बेदखल नहीं करना चाहते, वो हमारी स्मृतियों को भी मिटाना चाहते हैं। हमारे जो अवशेष बचे हैं, खंडहर बचे हैं, उनको तक मिटाना चाहते हैं वहां से। और दूसरी तरफ एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी राजनीति है, एक ऐसी सरकारें हैं, ऐसा नेतृत्व है जिसके लिए इन जानों की कोई कीमत नहीं है। इन बच्चियों के संकल्पों की, स्वप्नों की कोई कीमत नहीं है। एक
एक नागरिक, एक एक देशभक्त के अंदर जलती हुई ज्वाला की कोई कीमत नहीं है। हुर्रियत को सालों साल सैकड़ों करोड़ रुपए सिक्योरिटी पे खर्च करती है ये सरकारें। उनकी आवभगत में, उनकी एयर टिकट्स में, उनके होटल बिल्स में, उनके पेट्रोल के खर्च में, उनके इलाज में उनको दुनिया भर घुमाती हैं ये सरकारें। और जो जान हथेली पर लेकर अपने घर जाता है, चुनाव लड़ता है, अपने बागीचे फिर से खड़े करता है, उसके लिए एक ढेला नहीं है। उसके अंतिम संस्कार में सरकार का एक व्यक्ति नहीं आया, सहानुभूति जताने नहीं आया, हाल पूछने नहीं आया इस परिवार का। तो एक तरफ उपेक्षा है, व्यवस्थागत उपेक्षा है, और दूसरी तरफ वो घृणा है, जिहादी घृणा है। और इन दो पार्टों के बीच में देशभक्त पिस रहा है कश्मीर में। ठीक। इफ्तिखार मिसगर, आप तो ये कहते हैं ना कि हम कश्मीरियों की आवाज उठाते हैं, इनको कश्मीरी नहीं मानते क्या? मानते हैं, कभी आवाज नहीं आ रही सर आपकी, माफी चाहता हूं, इसको दुरुस्त करते हैं फिर वापस आपके पास आते हैं। कुछ तकनीकी गड़बड़ लगती है। गौरव भाटिया, इस बच्ची को सुनने के बाद तकलीफ हुई, कष्ट हुआ, या आज भी पीठ थपथपाएंगे कि देखो हमने 5 आतंकवादी मार दिए? रोहित जी, मैं सुशील पंडित जी को जब सुन रहा था, देखिए उनकी आंखें भी नम हो गई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी छोटी बहन शीन को जब हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हृदय में बहुत पीड़ा होती है। और जो जज्बा उसने दिखाया है, उस जज्बे को हम सलाम करते हैं। जो अजय पंडिता का जज्बा था, जो उसने अपने पिता से सीख ली, वो जज्बा उसमें भी दिखाई दे रहा था। मैं समझता हूँ इस दुख की घड़ी में जो बात मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कह सकता हूँ, वो मैं देश को जरूर कहूंगा। उस बच्ची ने एक उम्मीद करी, उसने कहा मैं देश की बच्ची हूँ, मेरे पिताजी देश की सेवा कर रहे थे, तो बदला होना चाहिए, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ बिल्कुल सच बात है, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे। सबसे पहले तो प्राथमिकता यही होगी कि इस बच्ची को, परिवार को इंसाफ मिले, और जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो, वो जेल जाए। और ये तभी सुनिश्चित हो सकता है जब मजबूती से इस तरह के आतंकी सोच वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। दूसरी बात मैं समझता हूँ, भाटिया जी, वो कार्रवाई किसको करनी है? मजबूत सरकार तो बन चुकी ना देश में, और आज से नहीं 6 साल से बन चुकी है, और अब तो धारा 370 भी हट गई। उस सरकार के बीच में और कश्मीर में कोई कार्रवाई करने के बीच में किसी तरह की कोई दीवार भी नहीं है। वो मजबूत कार्रवाई आपने सही कहा कि सरकार करेगी, वहां पे जो है केंद्र का शासन है, सरकार जरूर करेगी। और मैं राजनीति आज नहीं करूंगा, क्योंकि भाव विभोर हो जाते हैं जब ऐसे शब्द सच्चाई के सुनते हैं, जैसा शीन ने कहा। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आपके चैनल ने भी दिखाया है कि एक बड़ी मजबूती से हमारी जो वीर सेना है पिछले 2 हफ्ते में 22 आतंकियों को ढेर कर चुकी है। और शीन का भी क्या एक संदेश था देश के नाम, वो मैं जरूर आगे रखना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि जब तिरंगे में उनके पिताजी का पार्थिव शरीर लिपटा था, तो वो सबसे भावुक पल था उनके लिए। मैं समझता हूं कि वही सब कुछ दर्शाता है। जो व्यक्ति हमारी सेना के लिए अब शब्द कहे वो गलत है। हमारी सेना का मनोबल बड़ा रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा। और ये बात पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी जी में एक मजबूत लीडर है इस देश के पास। और बिल्कुल हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि सेना के द्वारा या पुलिस के द्वारा, भाटिया जी 10 महीने 370 को हटाए हो चुके ना। आपने कहा 370 हटने का मतलब अब कश्मीर इस देश का हिस्सा हो गया, अब कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो पाएगी। सर, ये आखिरी परिवार था अपने गांव का जो मार दिया गया, उसकी बेटी अभी कह रही है कि हम वहां जाएंगे, वापस बसेंगे। लेकिन क्या इसको देखने के बाद किसी की हिम्मत पड़ेगी? और जब 370 हट गया था तो ऐसी नौबत होनी नहीं चाहिए थी। देखिए रोहित जी, आप बहुत ही परिपक्व एंकर हैं। और अगर आप ये कहें अनुच्छेद 370 का हटना, जो कि एक अस्थायी था, वाकई ऐतिहासिक कदम है। एक ऐतिहासिक भूल की गई, पहले उसका सुधार हुआ। और हाँ, कश्मीर का एक एक इंच जो भूमि है वो भारत का अभिन्न अंग है। आज राजनीति ना करते हुए मैं एक बात कहूंगा, एक कश्मीरी पंडित परिवार क्या, कोई भी भारतीय और कश्मीरी पंडित
वापस जाए, कश्मीर में बसे, यही हमारी प्रतिबद्धता है। और इसके लिए अनेक कदम भी उठाए हैं हमारी सरकार ने, मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं। सर मैं आपसे अगर आप नहीं कहें पूछूंगा तो आज मैं उसको जरूर कि पिछले उल्लेख 10 करूं। महीनों में कितने कश्मीरी पंडित परिवार आपने वापस बसा दिए हैं वहां पर, मैं आपसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है उसका नहीं, कोई मैं जवाब बता आपके सकता पास हूं, है लेकिन नहीं। और मेरे पास है जवाब और मैं दे दूंगा। मैं आपसे लेकिन ये कह रोहित रहा हूं जी, कि इसको कम राजनीति मेरे का सामने आप मुद्दा फिर भी मत कुछ कह के बनाइए। राजनीतिक जवाब देके निकल जाएं। सुशील पंडित बिल्कुल के भी नहीं। सामने नहीं बोल पाएंगे ये बात, क्योंकि जो परिवार पिछले 30 वर्षों से सड़कों पे टेंटों में अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं, जिनके बच्चे उन्हीं टेंटों में पल बढ़ के आज कहीं अफसर, कहीं नौकरी, कहीं पत्रकार बन के लग गए हैं और काम करके अपने परिवारों को वापस चार दीवारी में सहेजने की स्थिति में आ गए हैं, उनके सामने अगर कोई राजनीतिक बयान आएगा ना कि 10 महीने में हमने कमाल कर दिया है या 6 साल में हमने इतना बड़ा प्लान बना दिया है, तो सर फजीहत ही होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आप कह रहे हैं राजनीतिक बयान आएगा, क्यों आएगा राजनीतिक बयान? हम भी संवेदनशील कितने लोग परिवार हैं। वापस बसा दिए आपने? आया है, चलिए बताइए कि कितने हम परिवार इन- वापस बसा दिए कश्मीरी पंडितों के? ये हाँ, तो आपके मैं दिल के आपको करीब का मसला था ना, बिल्कुल आपकी राजनीतिक बिल्कुल, पार्टी की राजनीति की नींव में ये मसला था ना। बिल्कुल। कितने और परिवार मैं बसा उत्तर दिए दे- आपने वापस? हाँ, मैं आपको बता दूं अगर आप समय दे। सबसे पहले तो जो दशकों से नहीं हुआ, मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे 6000 ट्रांजिट एकोमोडेशन बनाए गए, जिसमें करीब 920 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। परिवार वापस गए। 3000 लोगों को नौकरियां मिली हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पूल से, और 3000 कश्मीरी पंडितों को स्टेट गवर्नमेंट के जो भरी जा चुकी हैं। लेकिन मैं फिर भी आज एक बड़ी बात कहना चाहता हूं रोहित जी, जो नियत है हमारी सरकार की, वो सब जानते हैं कि हम कुछ करके दिखाना चाहते हैं। और ये ऐसा मसला है जो दशकों से पड़ा रहा, इच्छा शक्ति नहीं थी। जो सेपरेटिस्ट थे वो जेल में नहीं डाले जाते थे, उनको बुला के तत्कालीन प्रधानमंत्री चाय पीते थे। आज के दिन सर इन सारी बातों पे आपने 5 साल सरकार चलाने के बाद छठे साल फिर से चुनाव जीता। इन सारी बातों पर 370 हटाने के बाद पूरे देश ने आपका साथ दे दिया कि आपने ये बातें उनको समझाई थी। अब आप फिर से वापस वही दोहराना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं हो पाएगा ना सर। अब तो उसके आगे का बताना पड़ेगा। जो आप कह रहे हैं कि हमने 9200 करोड़ रुपए खर्च करके 6000 ट्रांजिट कैंप बना दिए और व्यवस्था कर दी, सुशील पंडित इनकार कर रहे हैं आपके सामने। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पर, मुझे दिख रहा है, वो इनकार कर रहे हैं। और वो व्यक्ति है सर जो वैचारिक तौर पर आपकी पार्टी के नजदीक माने जाते हैं। वो आपके विरोधी, उनको आप लिबरल कह के, लेफ्टिस्ट कह के, आतंक के सपोर्टर कह के खारिज नहीं कर सकते। इस बात को तो आप भी मानेंगे। मैं एक बात को दूसरी तरह से रखूंगा। आज राजनीतिक चर्चा का दिन नहीं है। हम लोग भी इंसान हैं, हमारा भी हृदय भर आता है जब इस तरह की एक हत्या की जाती है। सुशील पंडित जी का मैं सम्मान करता हूं। जो मैंने आंकड़े दिए हैं वो ऑफिशियल रिकॉर्ड है जो पार्लियामेंट में रखा गया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, सवाल उनसे करिएगा जो कहते हैं कि हमारी सेना ज्यादा जो है नागरिकों को मारती है, आतंकियों को कम। सवाल उनसे करिएगा जो कर्नल आशुतोष शर्मा के आपने ये सवाल किए, जनता के बीच में रखे, वो 5 साल के बाद दोबारा चुनाव में हार गए और विपक्ष में बैठ गए। 44 से 52 तक ही पहुंच पाए, उसके ऊपर नहीं हुए। लेकिन जिन जनता ने आपको इस तादाद में सत्ता में लाके दिया कि आप वो सारे फैसले लागू कर दें जो आप बातें कर रहे थे, वो जनता अब तो सवाल पूछेगी। अब नहीं पूछेगी तो कब पूछेगी गौरव जी? 5 साल बिल्कुल पूछेगी। 5 साल में नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री रहे, करीब 800 आतंकवादी ढेर किए गए, ये हम जानते हैं। पिछले 2 हफ्ते के भी मैंने आंकड़े दिए। लेकिन एक लंबी लड़ाई है। सरकार के पास इच्छा शक्ति है, मजबूती से। 15 साल का प्लान है, 25 साल का प्लान है, या आपको भी 55 साल की सरकार चाहिए जितनी कांग्रेस ने ली, तभी आप बदलाव ला पाएंगे? वक्त बताएगा आपको किस तरह से अनुच्छेद 370 सब कहते थे हट नहीं सकता। नेहरू जी ने कहा था घिसते घिसते घिस जाएगा, वो कभी हटा नहीं पाए, लेकिन वो हटा के दिखाया नरेंद्र मोदी जी। मेरा आपसे कोई निजी बैर नहीं है। उस बच्चे की बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको भी इतना गुस्सा आना चाहिए, इतनी तकलीफ होनी चाहिए जितनी मुझे हो रही है या सुशील पंडित को हो रही है, या शायद घर बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को हो रही है उस बच्चे को सुनने के बाद। राजीव त्यागी हो रहा है। ठीक और सर, वो जो आतंकी है ना, वो भी ढेर किए जाएंगे, ये कह सकता हूं मैं आज तक पे बड़ी जिम्मेदारी से। ठीक सर, हमें इंतजार रहेगा उस चीज का। राजीव त्यागी बोलिए, बहुत देर से आप उंगली उठाए हुए थे, लेकिन कुछ सवाल पूछने जरूरी थे, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कोई राजनीतिक विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरे मित्र ने जो आंकड़े दिए वो झूठे दिए।
2019 के 7 नवंबर को बकायदा आरएसएस ने कहा बिल्ड कश्मीरी पंडित कॉलोनीज इन J&K रिटर्न प्रॉपर्टीज। ये आरएसएस का ये बकायदा स्टेटमेंट था 2019 नवंबर में। उसके बाद कितने कश्मीरी पंडित वहां पे भेज दिए गए होंगे वापस कश्मीर में, इस बारे में मेरे मित्र बता दें तो बेहतर है। हालांकि वो बता नहीं पाएंगे और झूठ बोल रहे हैं। हालांकि जो आर्टिकल उन्होंने कोट किया है, जो उन्होंने आंकड़े कोट किए 3000 नौकरियों के बारे में, प्लीज मैं कंप्लीट कर लूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। 3000 जॉब 2011 में क्रिएट की गई थी मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा। 1450 कश्मीरी ब्राह्मणों ने उसको क्या नाम उसका ज्वाइन किया था फोर्सेस को। 4218 फ्लैट दक्ती में बनाए गए थे कांग्रेस के द्वारा और 902 फ्लैट वैली में बनाए गए थे कांग्रेस के द्वारा। इतना मैं कहना चाहता था। जो इन्होंने कंपैरिजन किया उसके बारे में इन्होंने एक आंकड़ा और दिया है बहुत विशेष रूप से, उसमें भी मैं कोट कर दूं क्योंकि समय नहीं, लेकिन फिर भी कोट करना पड़ेगा। जो किलिंग्स हुई कश्मीर में अटल बिहारी वाजपेयी जी के लास्ट के 4 साल में, वो 6000 किलिंग के इंसिडेंट 6538 हुए, सिविलियन 3065 मारे गए, सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल्स मारे गए 1835। हमारे समय में जो लास्ट के 4 साल हैं, जो आप मनमोहन सिंह साहब के देखेंगे, किलिंग इंसिडेंट हुए 553, 133 सिविलियंस मारे गए, 218 सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल मारे गए और शहीद हुए। मोदी जी के टाइम पे जो 4 साल के आंकड़े वो बोलते हैं 701 बार इंसिडेंट हुए, 215 सिविलियन मारे गए, 385 सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल मारे गए। हम ये कहना चाहते हैं हमारे टाइम पे किलिंग इंसिडेंट भी कम थे और इसीलिए आतंकवाद भी कम मारे गए, हमारे सिक्योरिटी फोर्स के पर्सनल कम मारे गए। ये जो वाकया हुआ है, पंडिता जी ने निश्चित रूप से सरकार से आग्रह किया था कि उनको सिक्योरिटी दी जाए। लास्ट सेंटेंस कह दूं, उसके बाद सवाल पूछ लीजिएगा प्लीज। हाँ। आपने गौरव जी को बहुत मौका दिया है। तो मैं उनसे सवाल ही पूछ रहा था, मैं बहुत स्पष्ट नॉन पॉलिटिकल बात कहना चाहता हूँ। हाँ, नॉन पॉलिटिकल बात कहना चाहता हूं बहुत स्पष्ट। कश्मीर के भूभाग से हम सभी को प्यार है, कश्मीर भारत माता का मुकुट है, लेकिन हमें यह भी समझना पड़ेगा कि कश्मीर में जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट है वो मुट्ठी भर है, उन पे क्रैकडाउन सरकारों को करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। आर्टिकल 370 पूर्णतः खत्म हुआ। हालांकि 1954 से लेके 1986 के बीच में आर्टिकल 370 को घिस दिया गया था। मैं 3 बार इसलिए कहा कि इसको हिस्ट्री में चेक कर लीजिए। घिस दिया गया था कह के, वो घिसा तो सर समय के साथ था ना, उसको घिसने में कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, लेकिन उसको लाने में कांग्रेस का रोल जरूर था। उसको आप कभी स्वीकारेंगे नहीं। पहली चीज, क्या आप कभी इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज जो परिस्थिति है कश्मीर की, वो चाहे भौगोलिक तौर पे हो, पाकिस्तान की वजह से हो, आतंकवाद की वजह से हो, या 1990 की परिस्थिति हो, उसके पीछे कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है, जो कांग्रेस लेने को तैयार नहीं हुई आज तक? आप आज स्वीकार करेंगे अगर आप गैर राजनीतिक बयान दे रहे हैं तो? मैं जवाब देता हूं। बिल्कुल गैर राजनीतिक बयान देता हूं। बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 में निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किया गया और पंडित नेहरू के समय पे किया गया, लेकिन 1954 से लेकर 1986 तक आर्टिकल 370 सर स्पष्ट बोलिए ना, आप तो साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं। कहो तो मैं पूरी 1954 से लेकर 86 स्पष्ट बोलिए ना सर। क्या आप मानते हैं कि 370 लाकर बैकडोर से कांग्रेस ने गलत किया था और कश्मीर की जो आज हालत है उसके लिए वाकई इतिहास की गलती जिम्मेदार है? विदाउट 37 सुनिए, जो भी आज तक के सम्मानित दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आजादी के समय में जब हम आजादी ले रहे थे, कश्मीर जो आया था आर्टिकल 370 की वजह से आया था। आर्टिकल 370 लगाना उस टाइम की तात्कालिक परिस्थिति थी। उसके बाद आर्टिकल 370 को कमजोर करने के टाइम पे जो पाकिस्तान से समझौता हुआ 1971 के समझौते के समय पे यह तय हो गया था कि जो भी बातें होगी पाकिस्तान से टू नेशन थ्योरी के हिसाब से होगी, पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है, पाकिस्तान पे क्रैकडाउन करना चाहिए। मैं एक वक्तव्य और देना चाहूंगा लास्ट में, बिल्कुल बहुत स्पष्ट, कि कश्मीर वो में कहेंगे नेहरू जी जिम्मेदार, उन पे आप कह दीजिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। कश्मीरी गलत नहीं है, इस देश की जनता बेवकूफ बनती रहेगी सर, और मरते रहेंगे वहां अजय पंडिता जैसे लोग, कभी धर्म के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी बेवजह से। देखिए सुनिए, पंडित बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, आर्टिकल 370 में लंबी बहस करने के लिए चुनौती देता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी। अब क्या करेंगे उसको बहस करके सर? हट गया अब तो वो 1954 से अब तो रद्दी की टोकरी में चला गया ना राजीव जी। अब उस पर बहस करके क्या हासिल है? तो हट गया तो इनसे सवाल पूछ लीजिए। अब इनसे सवाल पूछ लीजिए, उसमें क्या हासिल है? उनसे सवाल पूछ लीजिए कि उन्होंने आंकड़े झूठे क्यों दिए, पहले प्रश्न। उनसे दूसरा सवाल ये पूछिए, अजय पंडिता जी की हत्या कैसे होगी, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, यदि वो बेटी वापस जाना चाहती है, कश्मीर में सेवा करना चाहती है, तो उसको किस तरह से आप वहां पे स्थापित करेंगे? ये 3 प्रश्न पूछ करके भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र से बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आप क्या नाम से उनसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे सर, मैं तो आपके कहने से पहले ही पूछ रहा था, और आपके सर्टिफिकेशन के बाद थोड़ी ना तय होगा कि मैं सवाल पूछ रहा हूं कि नहीं पूछ रहा हूं। जनता देख रही है, वो खुद तय कर लेगी।
जनता देख रही है और वो खुद तय कर लेगी सर कौन सवाल पूछ रहा है और कौन नहीं, और किसको सवाल पूछने में बुरा लग रहा है और कौन जवाब देने को तैयार बैठा है। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, उसके बाद सुशील पंडित आपके पास और इफ्तिखार मिसगर आपके पास। ठीक त्यागी जी, त्यागी जी प्लीज, त्यागी जी देखिए, आप और हम, त्यागी जी आप और हम लगातार हर तीसरे दिन यहां चर्चा में बैठते हैं, इसलिए एक दूसरे को प्रमाण पत्र देने की बजाय एक दूसरे की बात कहने और सुनने में बेहतर यकीन रखें तो वो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए भी और दर्शकों के लिए भी। गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, उसके बाद सुशील पंडित और इफ्तिखार मिसगर आपके पास आए। ओके सर प्लीज, गौरव भाटिया जवाब दे दीजिए, उसके बाद सुशील पंडित, वो भी वेट कर रहे हैं इस पर कॉमेंट करने का जो आंकड़े आपने रखे। फटाफट गौरव भाटिया। ठीक सर, ओके गौरव बोलिए। कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह है कि वो चरित्रहीन है। एक हमारी बहन आई, उसने अपनी व्यथा व्यक्त करी, सबके दिल भराए, आंखों में आंसू आ गए। रोहित जी कहने से सवालों का जवाब नहीं मिलता है। जवाब नहीं दूंगा। तीनों पॉइंटेड सवाल थे और तीनों पॉइंटेड सवाल का पॉइंटेड उत्तर चाहिए, पॉइंटेड उत्तर चाहिए, पॉइंटेड उत्तर दे। इधर-उधर की बात मत करिए, बताइए मुझे राहुल गांधी कश्मीर में गतिविधियां क्यों चल रही है, त्यागी जी इससे ये पता लग रहा है कि आपको जवाब चाहिए नहीं, आपको केवल नारेबाजी करनी है। त्यागी जी इससे ये पता चल रहा है कि आपको जवाब सुनने में दिलचस्पी नहीं है, तो आप लगातार बोले जा रहे हैं। भाई सवाल पूछ के उसके बाद आप चिल्लाते रहेंगे तो फिर जवाब कहां से कोई देगा? अगर आप चिल्लाते ही रहेंगे तो फिर कोई कहां से जवाब देगा? ये क्या है? मतलब भाई आप चुप तो होंगे, वरना ठीक है नाटक ही करना है तो सर ठीक है मैं गिनता हूँ 5:40 तक बहस है, 40 मिनट तक आप चिल्लाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, चिल्लाते रहिए सर। अरे सर यहाँ सबको समझ में आ रहा है देश के लोगों को कि कौन नाटक कर रहा है और कौन बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ आप शांत तो रहिए, अगर केवल चिल्लाना ही है तो ठीक है सर, मैं अगले 6 मिनट आपको देता हूँ, आप चिल्लाते रहिए, कोई बात नहीं। उसके बाद आपको लगता है देश की जनता आपका सम्मान करेगी कि राजीव जी आपने बहुत बड़ा माहौल बना दिया, तो सर प्लीज आप लोग हर दिन हमारे कार्यक्रम में आते हैं सर, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप बोलते हैं आपको सब सुनते हैं, तो जब दूसरा बोलता है आप लोग भी सुन लीजिए ना सर, अच्छा नहीं लगता ऐसे। आप सम्मानित लोग हैं, अपनी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, आपके चेहरे से लोग आपकी पार्टियों को पहचानते हैं सर, तो आप जब बोलते हैं तो आपकी पार्टी बोल रही होती है, इसलिए आप ये छोड़ के शांति से अपनी अपनी बात करें ताकि मुझे यहां दंगल के रेफरी की तरह आप लोगों के बीच में नहीं कूदना पड़े बार बार। प्लीज, मैं चाहता नहीं हूं, अच्छा नहीं लगता, रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके। सर ये जनता तय कर लेगी कौन किसका जवाब दे रहा है किसका नहीं। गौरव भाटिया फटाफट 40 सेकंड अगले आपके पास है, उसके बाद इफ्तिखार मिसगर से मैं एक भी सवाल नहीं ले पाया, उनके पास जाऊंगा। प्लीज गौरव बोलिए। राजीव जी पॉइंटेड सवाल पूछने में भी 40 सेकंड लगते हैं, पॉइंटेड जवाब देने में भी 40 सेकंड लगते हैं, उसके लिए 4000 शब्दों का निबंध लिखना पड़ता है जो आप कर रहे हैं इतनी देर से यहां पर। प्लीज देखिए, मैं पार्लियामेंट में जो आंकड़े दिए गए वो दे रहा था। राजीव जी फिर चिल्ला ही लीजिए, आप चिल्ला ही लीजिए राजीव जी। तो मुझे नहीं पता है कि आजकल कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन क्यों हो गया है। पार्लियामेंट के आंकड़े दिए और मैं खड़ा हूं आंकड़ों के साथ। दूसरी बात, अनुच्छेद 370 अस्थायी था, ये 70 साल में नहीं हटा पाए, ये इनका उनका सवाल था। गौरव जी 370 हट गया, उन्होंने 370 पे ज्ञान देने की कोशिश की, मैंने कहा वो रद्दी की टोकरी में जा चुका, अब उस पे बहस करके कुछ हासिल नहीं है। गौरव जी संपर्क कट गया, वापस आएंगे। गौरव तकनीक आ गए, वापस दिखने लगे। गौरव मेरा सवाल, उनका जो बड़ा सीधा सा सवाल था, वो कह रहे हैं पॉइंटेड सवाल है, पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। उनका सवाल ये था क्या इस बच्ची को वापसी की गारंटी दे सकते हैं आप सुरक्षित तौर पे? दो, उनके पिता को आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी थी मांगने के बावजूद? आप तो सारे सरपंचों को बुला रहे थे, दिल्ली में मिलवा रहे थे गृह मंत्री से, उनको बता रहे थे कि सब कुछ मिलेगा तुमको, फिर क्यों नहीं सुरक्षा मिली थी उनको? हाँ बिल्कुल। पहला सवाल का उत्तर मैंने दे दिया। पार्लियामेंट में जो आंकड़े थे, इन्होंने कुछ नहीं करा, हमने करा। इनके मैनिफेस्टो में अनुच्छेद 370 को बहाल रखने की बात थी और इनका क्या हश्र हुआ हमने देखा। अब दूसरा, किसने मारा? तो मैं बता दूं, सोच ने मारा है सबसे पहले, तो जो कांग्रेसी है। तभी मैंने कहा इनसे पूछेगा, जब गुलाम नबी आजाद का बयान आता है तो वो बयान क्या ठीक है? आप आर्मी को डिमोरलाइज करते हैं। चीन में आप देख रहे हैं राहुल गांधी किस पर सवाल उठा रहे। गौरव जी जहां तक इन्होंने बात करी, मैंने ये सुनिश्चित करूंगा, मैं प्रवक्ता हूँ, इनके पास जवाब नहीं है, इसलिए बीच में बोलता हूँ। सर प्लीज मिलेगा। अगर यार छोटी, एक सेकंड आप लोग लड़ना बंद कीजिए, आप लोग लड़ना बंद कीजिए।
से 85,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है भारत का, वो पाकिस्तान को कैसे गया? जवाहरलाल नेहरू की गलती थी, बोलेंगे अनुच्छेद 370 अस्थायी तो हटाया क्यों नहीं? और एक आंकड़ा और दे दूं, आतंकी जो ढेर हो रहे हैं 2018 में दोनों जब एक साथ बोलेंगे और राजीव जी ज्यादा हिलेंगे डुलेंगे तो कनेक्शन में गड़बड़ होगी। जैसे गौरव जी का कट गया था कनेक्शन, आपका भी बीच बीच में चेहरा जा रहा है, इसलिए आराम आराम से बात कीजिए। आप लोग जानते हैं मोबाइल फोन के जरिए कनेक्टेड हैं आप लोग। गौरव फटाफट खत्म कीजिए, कंगना रनौत का एक बयान दिखा रहे हैं उसके बाद, और सुशील पंडित इफ्तिखार मिस्कर से कमेंट लेंगे। बोलिए। मुझे मौका दीजिएगा। हाँ जरूर, समय रहेगा तो जरूर दूंगा सर। गौरव फटाफट पूरा कीजिए। केवल एक बात ये कहूंगा, आंकड़े इनके सारे गलत होते हैं। ये कांग्रेस हेडक्वार्टर के आंकड़े हैं। 2018 में 257 आतंकवादी ढेर हुए, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। 2012 में 50 आतंकवादी केवल मारे गए थे। ये फर्क है। और दूसरी बात, अधीर रंजन चौधरी का पार्लियामेंट का आप बयान लगा। सर प्लीज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुनिए ना। जब नहीं एक दूसरे को झूठा मत कहिए, ये अच्छा नहीं। आप लोग टीवी पर बैठने वाले राष्ट्रीय पार्टियों के चेहरे हैं, अगर इस तरीके से झूठा झूठा एक दूसरे को कहेंगे, पब्लिक सड़क पे दौड़ाएगी आप लोगों को झूठा झूठा बोल के। मत कीजिए। कंगना रनौत का एक बयान आया, जरा आपको सुनवाते हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर। तब तक उम्मीद है आप लोग झगड़ेंगे नहीं। उसके बाद इफ्तिखार मिस्कर के पास जाऊंगा। कंगना रनौत का बयान आया, सुनवाते हैं क्या कह रही है। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। हिंदुओं को ये सेक्युलरिज्म सिखाते हैं, मतलब रिवर्स साइकोलॉजी की भी हद होती है। जो रिलीजन ना कि हमें सिर्फ मानव से प्रेम करना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ग्रह, ब्रह्मांड, वायुमंडल, हर चीज की हमें पूजा करना सिखाता है, उन्हें सेक्युलरिज्म सिखाते हैं। आप ये कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ हो, वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, कश्मीर में इस्लाम आया कैसे, आप बहुत अच्छी पुस्तकें भी लिखी गई है, आप देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। शाहमीर का नाम का एक ट्रेडर हुआ करता था, मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगी। तो वहां का जो राजा था सुखदेव, उसके वहां उसने शरण ली हुई थी। उसके जो पूर्वज थे वो हिंदू ही थे, वो कन्वर्ट हुए थे, और किस तरह से फिर उसने सत्ता बदली। और जैसे ही भी है वहां पे शाहमीर डायनेसिटी इज द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेसिटी। मगर उस तरह से फिर जैसे जैसे हिंदूज की पॉपुलेशन डिक्लाइन होती गई, 600-700 सालों में अब नाम मात्र रह गई है, उनको भी मार काट के हर दिन वहां खून की नदियां बहती है। तो ये सत्य है और इतिहास इस चीज का गवाह है कि जहां हिंदूज नहीं है वहां सेक्युलरिज्म भी नहीं है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूं कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए और वहां पे हिंदुइज्म की फिर से स्थापना की जाए। और अजय पंडित जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री राम। मेरी पंडितों की वापसी होनी चाहिए, अभिनेत्री कह रही हैं। इफ्तिखार मिस्गर, मैंने आपसे पहले जो सवाल पूछा था वापस वही पूछ रहा हूं। इन लोगों के लिए नहीं बोलते क्या आप? केवल उनके लिए बोलते हैं जो पत्थर फेंकते हैं? मैं भी वहां से स्टार्ट करूंगा रोहित जी। मेरा भी मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूं। तो चाह रहा था सर, आपकी आवाज नहीं आ रही थी उस समय, मैं तो शुरुआत नहीं लाना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। देखिए, हमारी आंखें भी नम होती है जब इस बच्ची का सुनते हैं, या वैसे किसी आदमी का सुनते हैं जिसका बेटा मर जाता है, जिसका भाई मर जाता है। लेकिन कल से जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, किसी पे करम और किसी पे सितम, जाने बेवफा ये जुल्म न कर, ये कश्मीरी कम्युनिटी को आप अलग से चिमटे से उठा रहे हैं। अगर कश्मीरी मारा गया, ये चाहे विजय पंडित था या चाहे डॉक्टर गुरु था, ये कश्मीरी मारा गया। कश्मीरियों की बात नहीं चल रही है। यही आप करते हैं, यही आपने पहले किया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती ना सर। तब तो आप पंडित और नॉन पंडित अलग करके देखते थे। पंडितों को किसी ने, देखिए कश्मीरी पंडितों के टेकर्स थे दिल्ली में, वो लोग उसके बाद गए। हम लोग 30 साल से यहाँ पे सफर कर रहे हैं, हमारे टेकर्स कहाँ हैं? जो टीवी पे ये आते हैं, इनको बोलिए आप कभी कश्मीरी पंडितों के हुर्रियत वाले आपके टेकर नहीं है क्या, जिनकी पैरवी के लिए आप बैठते थे टीवी पर? किसी की हमने तब भी कश्मीरियत की पैरवी की, इस मुल्क की पैरवी की, आज भी कश्मीरियत की पैरवी कर रहे हैं और इस मुल्क की पैरवी कर रहे हैं।
अगर आप नहीं, हमसे ये कश्मीरियत का कहवाना मतलब चाहते क्या है? हैं कि बिस्मिल्लाह हम इफ्तिखार पंडितों के जी, मारे जाने में खुश है, तो कश्मीरियत ये ये है आपकी कि भूल है। औरंगजेब को मार दिया गया रमजान के महीने में। चलिए सर, समय खत्म हो गया, बहस अधूरे में खत्म करनी पड़ रही है। और दुख की बात यह है कि सबने ये कहा कि हम राजनीतिक बयान नहीं देना चाहते, कोई राजनीतिक बातें नहीं करना चाहते। इस बच्ची की बातें सुनने के बाद बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद बातें राजनीतिक तूतू मैमे में चली गई। अगर ये राजनीतिक तूतू मैमे से ही बाहर निकल आती तो शायद किसी हल की तरफ चीजें बढ़ती हुई दिखाई दे जाती।